हेलो, आप सबको मेरा नमस्ते। मैं निशा रांगेरा, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पे। आज हम हिंदी का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है हमारा भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले हमें हिंदी व्याकरण के इस टॉपिक को हमें इसलिए क्लियर करना चाहिए क्योंकि हिंदी भाषा को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसका क्या स्वरूप रहा है और व्याकरण के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। आइए भाषा एवं व्याकरण टॉपिक क्लियर करते हैं हमारा। तो इसमें बताया गया है कि भाषा क्या है, कि भाषा है क्या। भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का माध्यम है भाषा। कि कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम मान लो दो बंदे हैं या दो से अधिक हैं, जैसे भी हैं, उनमें क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। मान लो वो एक एक व्यक्ति है, वो अपनी बात बोल कर किसी दूसरे तक पहुंचा रहा है, दूसरा उसको अपने माइंड में इनपुट ले रहा है और उसको रिमाइंड करके वो दूसरे तक पहुंचा रहा है। तो ऐसे एक कम्युनिकेशन माध्यम होता है भाषा का। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर और संकेत करके अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करता है। कि भाषा वह साधन है जिसमें मनुष्य बोलकर या लिखकर या फिर किसी संकेत के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से वो अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसको ही हम भाषा कहते हैं। अब आगे आता है कि मुख से निकली अर्थपूर्ण ध्वनियों से शब्द बनते हैं, इन्हीं शब्दों को वाक्य कहते हैं। कि जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और हमारे मुख से एक ध्वनि निकल रही है, उस ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। उस ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। उस जो शब्द होते हैं उनको वाक्य कहते हैं। जो शब्दों का एक समूह बनता है, एक पूरा सेंटेंस बनता है, शब्दों का समूह बनता है, उसको वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि राम राम एक शब्द है। जैसे इसमें दिया गया है राम एक शब्द है, लेकिन राम स्कूल जाता है, तो एक शब्दों का समूह ही तो हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? वाक्य। राम स्कूल जाता है, इसमें ये वाक्य हो गया। अब आता है आगे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। वक्ता बोलने वाला एवं श्रोता सुनने वाला भाषा के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वक्ता बोलने वाला यानी कि स्पीकर, और श्रोता होता है सुनने वाला यानी कि लिसनर। वो वक्ता बोलेगा और श्रोता है वो सुनेगा। तो दोनों में क्या हो रहा है? विचारों का आदान प्रदान ही तो हो रहा है। वो एक दूसरे के सामने अपने विचार प्रकट ही तो कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने अपने विचार पहुंचा ही तो रहे हैं। तो इसको बोलेंगे कि जो वक्ता होता है वो बोलता है और श्रोता होता है वो सुनता है, जो भाषा के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आगे आता है भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के मेनली दो रूप बताए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं हम सांकेतिक भाषा को भी पढ़ लेते हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मेनली दो रूप बताए गए हैं भाषा के। फर्स्ट है मौखिक भाषा, सेकंड है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिसमें मनुष्य या हम मौखिक रूप से बोलकर दूसरों तक अपने विचार प्रकट करते हैं, और दूसरों की जो बोली हुई बातें हैं, मौखिक बोले हुए विचार हैं, उनको हम सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। यानी कि मौखिक भाषा में क्या होता है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा पर्सन उसको सुन रहा है, और दूसरा पर्सन उसको बोल कर बता रहा है। दोनों में आपस में बोल कर ही तो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे एक बच्चा है, एक बालक है, वो अपनी माँ को स्कूल की बातें बता रहा है और माँ सुन रही है, तो दोनों में मौखिक ही रूप तो हो रहा है। तो इसलिए इस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे बातचीत और भाषण, इनके द्वारा मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे आती है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों की लिखी हुई बातों को समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे हम अपने विचारों को बोलकर या अपने जो भी विचार है उनको लिखकर
अपने विचारों को लिखकर और दूसरों के लिखे हुए विचारों को हम पढ़कर समझ लेते हैं। तो उनमें लिखने के ही तो एक माध्यम हो रहा है, लिखने से ही तो वे अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये लिखित भाषा हो गई। जैसे लिखित भाषा में आता है पत्र, समाचार पत्र, पुस्तकें, मैगजीन्स वगैरह, ये सब। आगे आता है इसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं कि एक बालक अपने विचारों को एक कॉपी में लिख रहा है। कोई भी बच्चा है वो अपने विचारों को कॉपी में लिख रहा है, और अगर हमने उसके विचारों को पढ़ लिया तो वो हम उसके लिखे हुए विचारों को ही पढ़कर समझ रहे हैं। तो इसमें लिखित रूप में वो हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इस वजह से ये लिखित भाषा हो गई। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन भाषा का मूल रूप मौखिक ही होता है। इसमें दो रूप ही बताए हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन जब हम भाषा का मूल रूप माने तो मौखिक होता है, उसके बाद ही लिखित रूप बनता है। कैसे कि हम कभी भी भाषा सीखते हैं तो हम बोल कर ही तो लिखते हैं। पहले हमने बोलना सीखा, उसके बाद हमने लिखना सीखा। तो मूल रूप तो मौखिक हो गया और लिखित रूप उसके बाद बनता है। इसमें आगे आता है सांकेतिक भाषा। इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बिना बोले, बिना लिखे, केवल संकेतों अपने विचारों को बिना बोले, बिना लिखे, केवल संकेतों के माध्यम से ही हम भाषा को व्यक्त करते हैं, तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसमें हमने अपने विचार ना बोले हैं ना लिखे हैं, केवल सिंबल्स के द्वारा हमने अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाया, तो वो सांकेतिक भाषा होगी। जैसे ट्रैफिक होता है, वहाँ ट्रैफिक पुलिस होती है, वहाँ चौराहे पर तो एक सिपाही खड़ा होता है और वो संकेतों के माध्यम से वाहनों का मार्गदर्शन करता है, और वह अपने विचारों को संकेतों के द्वारा एक दूसरे के पास पहुंचाता है कि उन्होंने बोला। संकेतों के माध्यम से वो विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे ट्रैफिक चौराहे पर लाल बत्ती होती है, तो लाल बत्ती का क्या सिंबल होता है कि भाई हमें रुकना है। सामने से लाल बत्ती होती है तो हमें रुकना है, और अगर वो बत्ती ग्रीन हो गई तो हमें आगे बढ़ना है। तो वो ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस जो होती है, सिपाही होता है, वो ऐसे ही संकेतों के माध्यम से ही तो अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो ये एक सांकेतिक भाषा हो गई। अब इसी में हम भाषा एवं व्याकरण है, इसी में हम व्याकरण को समझ लेते हैं। पहले हमें व्याकरण को समझना है, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को आगे समझेंगे। आगे है व्याकरण। भाषा ध्वनि प्रतीकों यानी शब्दों की एक व्यवस्था है। भाषा ध्वनि प्रतीकों शब्दों की एक व्यवस्था है। प्रतीक माने शब्दों की एक व्यवस्था है। भाषा ध्वनि शब्दों की एक व्यवस्था है। भाषा में शब्द एक दूसरे के साथ एक नियम के अंतर्गत परस्पर जुड़े होते हैं, इसलिए शब्दों को नियम के अनुसार व्यवस्थित करने को ही व्याकरण कहते हैं। क्या होता है, भाषा में जो शब्द होते हैं वो एक नियम के अनुसार एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और इन शब्दों को नियमों के अनुसार ही व्यवस्थित करना व्याकरण कहलाता है। इन शब्दों को नियम के अनुसार व्यवस्थित करना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है। व्याकरण के द्वारा ही तो हम भाषा के स्वरूप की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूपों की पहचान कर सकते हैं, और व्याकरण से ही हमें भाषा का मानक प्रयोग सीखने को मिलता है। क्या होता है कि जो व्याकरण है उसके द्वारा ही हम भाषा की पूरी जानकारी ले सकते हैं, और भाषा को कैसे यूज करना है, उसका शुद्ध रूप क्या है, अशुद्ध रूप क्या है, उसकी हम पहचान कर सकते हैं। और मानक रूप हम व्याकरण से ही भाषा का मानक प्रयोग, सही में प्रयोग सीखते हैं। अब व्याकरण सीखने के बाद ही मनुष्य भाषा की प्रकृति को समझकर उससे शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने लगता है। कि व्याकरण जब सीख लेगा मनुष्य तो उस भाषा की जो प्रकृति है उसको अच्छे से समझ लेगा, और उस समझने के बाद शुद्ध रूप में बोलने लगेगा, लिखने लगेगा, समझने लगेगा, पढ़ने लगेगा। और भाषा के प्रयोग से कम से कम अशुद्धि कर पाते हैं। कि अगर हमने व्याकरण का प्रयोग अच्छे से सीख लिया तो हम भाषा में उस व्याकरण का प्रयोग करके कम से कम अशुद्धि कर पाएंगे। इसलिए व्याकरण बहुत ही हमारे लिए सीखना जरूरी है। अब आता है व्याकरण के कितने भेद हैं। व्याकरण के कितने भाग हैं। तो व्याकरण के 4 मुख्य भाग हैं। पहला है वर्ण व्यवस्था, दूसरा है शब्द व्यवस्था, तीसरा है पद व्यवस्था, चौथा है वाक्य व्यवस्था। पहला है वर्ण व्यवस्था, दूसरा है शब्द व्यवस्था,
जो तीसरा है पद व्यवस्था, चौथा है वाक्य व्यवस्था। इनको हम आगे के जो टॉपिक हैं उनमें एक एक टॉपिक करके हम क्लियर कर लेंगे। आगे है हम लिपि। इसमें व्याकरण में हमें लिपि को भी समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने छोटा सा इसमें ही डाल दिया है लिपि के लिए। लिपि क्या होती है कि जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं उन्हें हम कई चिन्हों के द्वारा कागज पर लिखते हैं, प्रकट करते हैं। लिपि क्या है कि जिन ध्वनियों को, जैसे हमने कुछ बोला, मुख से कुछ बोला और उन ध्वनियों को हमने कागज पर कई चिन्हों के द्वारा हमने लिख दिया, प्रकट कर दिया, वे चिन्ह ही लिपि होते हैं, उन्हें ही लिपि कहते हैं। इन लिपियों के द्वारा ही भाषा का लिखित रूप बनता है। लिपियों के द्वारा ही हमने भाषा को लिखित रूप दिया है, लिखने का रूप लिपि होती है। इसलिए आगे है बालक प्रारंभ से ही इन चिन्हों को कागज, तख्ती या स्लेट आदि पर लिखना सीखता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो इन लिपि के द्वारा ही हम कई चिन्हों को कागज, तख्ती या स्लेट पर लिखते हैं। तो जो हम कई चिन्ह यूज़ करते थे, हम जैसे तख्ती पर लिखते थे तो कई चिन्हों को हम यूज़ करके कोई वर्ड लिखते थे, तो वो लिपि का ही रूप है, उससे ही लिपि बनती है। अब हिंदी और संस्कृत की लिपि है देवनागरी। हमारे हिंदी और संस्कृत की लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है देवनागरी लिपि का विकास? ब्राह्मी लिपि से। ये ब्राह्मी लिपि से निकली है। अब हम अपनी हिंदी भाषा को भी इसी में क्लियर कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक इसी में। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा से। और हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें मैंने सॉरी डालना भूल गई। वैसे जब संविधान में राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ओके, जिसे अब और एक चीज़ और इसी में, संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसके संबंध में व्यवस्था है? तो संविधान के अनुच्छेद 343, इसी में मैं सॉरी डालना भूल गई, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी के संबंध में व्यवस्था की गई है कि हिंदी हमारी जो राजभाषा है उसको 14 सितंबर 1949 को संविधान में स्वीकार किया गया है राजभाषा के रूप में। और संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है, जिसे 26 जनवरी 1950 को राजभाषा घोषित कर दिया। स्वीकार तो 14 सितंबर 1949 को किया गया था, लेकिन इसे राजभाषा घोषित 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया था। संविधान में अंग्रेजी को हिंदी की सहभाषा, संविधान में जो अंग्रेजी है उसको हिंदी की सहभाषा के रूप में घोषित किया गया है। अंग्रेजी को सहभाषा बनाई गई है हिंदी की। हमारे संविधान में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है या स्वीकृति दी गई है। हमारे संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को स्वीकृति दी गई है, जैसे है असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, बोडो, मैथिली, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, और ये है मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, संथाली, उर्दू और हिंदी। ऐसे करके 22 भाषाएं दी गई हैं हमारे संविधान में, इनको स्वीकृति मिली हुई है। ये जो भाषाएं हैं ये सिर्फ अपने एक सामान्य भाषाएं हैं जो मतलब अपने अपने क्षेत्र में बोली जाती है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं ये सारी भाषाएं। लेकिन जो हिंदी है उसका हमारे पूरे भारत में प्रयोग किया जाता है। इन भाषाओं का प्रयोग सामान्यतः अपने अपने क्षेत्रों में होता है, किंतु जो हिंदी है उसका प्रयोग हमारे पूरे भारत में होता है। ठीक है,
अब आता है हिंदी शब्द कहाँ से निकला, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है। हिंदी शब्द आया है फारसी भाषा से। हिंद शब्द का प्रयोग सिंधु नदी और सिंध देश, हिंद शब्द का प्रयोग पहले सिंधु नदी और सिंध देश के लिए होता था। हिंद शब्द का प्रयोग सिंधु नदी और सिंध देश के लिए होता था। फारसी में जो श शब्द है, श, उस शब्द का उच्चारण है की भांति किया जाता था। कि जैसे फारसी में जो श शब्द है उस शब्द का उच्चारण है की भांति किया जाता था। इसी वजह से जो सिंधु है उसको हिंदू बना दिया गया और जो सिंध है उसको हिंद बना दिया गया। इसी कारण सिंधु के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग होने लगा और यहाँ से हिंदी भाषा कहलाई। इसी दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि पूरे भारत की जो संपर्क भाषा है, राजभाषा है, संपर्क भाषा है, वो हमारी हिंदी भाषा है। इसको विदेशों में भी बहुत बोली जाती है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। तो गाइज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे भी मेरी वीडियो लगे उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छी लगे तो कमेंट करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।